नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड जी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जम्मू कश्मीर क्लास 3 में जम्मू कश्मीर के नदी से बनने वाले सवालों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से सवाल बन सकता है नदी से। ये जम्मू कश्मीर में ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर बहने वाली नदियों को देखेंगे जो मतलब जम्मू कश्मीर से होकर बहती हैं, उन नदियों को देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी बहती है। देखो, झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झरना से होता है। जो झेलम नदी निकलती है वो बेरीनाग झरना से निकलती है, जो कि अनंतनाग जिले में पड़ता है। अनंतनाग जिले में पड़ता है जम्मू कश्मीर का। ठीक, ये अनंतनाग जिले में पड़ता है। ये पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसके उत्तरी ढलान से निकलती है। पीर पंजाल पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से निकलती है और कश्मीर घाटी में बहती है। ठीक, ये 725 किलोमीटर लंबी है। झेलम नदी 725 किलोमीटर लंबी बहती है। ठीक, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान से होकर बहती है। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होकर बहती है, मतलब जम्मू कश्मीर में बहती है और पाकिस्तान देश में बहती है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है और ये पाकिस्तान में जाके फिर बहती है। जम्मू कश्मीर से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक, ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी की सहायक नदी है। तिरमू एक तिरमू नामक स्थान पर चिनाब में मिलती हैं। जो ये पाकिस्तान में एक तिरमू नामक स्थान है, जो पाकिस्तान की जो पंजाब वाला क्षेत्र है, तो वो तिरमू नामक स्थान पर ये जाकर चिनाब में मिल जाती है। ये किस झेलम नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है? तो देखिए, श्रीनगर शहर है जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। फिर अनंतनाग है, फिर बारामूला है, उरी है और एक सुपोल है। तो ये सारे शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। आइए देखते हैं कि झेलम नदी के कौन कौन से नदी सहायक नदी है। तो झेलम नदी के बहुत सारी नदी सहायक नदी है। तो इसके दाएं किनारे से, जो झेलम नदी के दाएं किनारे से देखते हैं कौन नदी आके इसमें मिलती है। तो दाएं किनारे से एक किशन गंगा नदी इसमें आके मिलती है, एक पोहरू नदी है, फिर सैंडरीन नदी है, एक सैंडी नदी है जो कि इसके दाएं किनारे से आकर झेलम नदी में मिलती है। एक अर्पल नदी है। कौन नदी है? अर्पल नदी है। फिर एक सिंध नदी है। ये सिंध अलग है, एक सिंधु है, एक सिंध है। तो ये सिंध नदी है। ठीक है। एक बिरंगी और लीडार नदी है जो कि इसके दाएं किनारे से आकर झेलम नदी में मिलती है। इसके बाएं किनारे से देखते हैं कौन सी नदी आकर झेलम नदी मिलती है। तो निंगल नदी है, एक निंगल नदी है। फिर बिस्वा नदी है, रुमसी नदी है, एक डुंडाग नदी है, सुखनाग नदी है और एक सोमान नदी है। ये सारी नदी आके इसके बाएं किनारे से झेलम नदी में मिलती हैं। देखो, झेलम नदी के प्राचीन नाम बितस्ता है। जो झेलम नदी का प्राचीन नाम एक बितस्ता है। झेलम नदी के तट पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था प्राचीन समय में। ठीक, प्राचीन इतिहास में उस युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम था झेलम का युद्ध या हाइडी स्पेस का युद्ध उसे कहते हैं। जो ये युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? थोड़ा बहुत इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं, किसके बीच हुआ था। तो ये एक पंजाब, उस समय जब ये युद्ध 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था, तो उसमें पंजाब के राजा पोरस थे। तो राजा पोरस भी सिकंदर, राजा पोरस भी सिकंदर। तो ये राजा पोरस पंजाब के राजा थे। कहाँ के राजा थे? पंजाब के राजा थे। ये तो सिकंदर यूनान के राजा था। कहाँ? यूनान, मैसेडोनिया का ये राजा था सिकंदर। ठीक, तो इसके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर ने विजय हासिल किया था। क्या? विजेता था। सिकंदर कौन था? विजेता था। ये राजा पोरस को इसने हरा दिया था। राजा पोरस ने बहुत दृढ़ता से सिकंदर के साथ युद्ध लड़े थे और ये सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। उस समय जब ये सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और झेलम नदी के तट पर आया था, तो राजा पोरस को इसने हराया। उस समय वहाँ के एक तक्षशिला के राजा थे। जो उस समय एक तक्षशिला राज था और तक्षशिला के राजा आंभिक थे। तो आंभिक ने
सिकंदर के साथ युद्ध न करके सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया था। उसके सामने जाके अपना अस्त्र शस्त्र सब रख दिया था, कहा था कि आप मेरे राजा हो। उसका मतलब कि सिकंदर कुछ ने राजा मान लिया था अम्बिक ने, जो तक्षशिला के राजा था। लेकिन राजा पोरस ने, पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ लड़ाई लड़े, युद्ध किया और युद्ध करने के साथ साथ वो पराजित हो गए थे, लेकिन इसके सामने झुके नहीं थे सिकंदर के सामने। ठीक, तो इसके लिए राजा पोरस को इसलिए जाना जाता था। राजा पोरस अपने मतलब कि राज के लिए सुदृढ़ से लड़ गए थे सिकंदर से। भले इसने विजय हासिल नहीं किए थे, लेकिन इसके सामने झुके नहीं थे, आमिर जैसे झुक गया था। ठीक, तो ये युद्ध लड़ा था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप्स द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। इसके पत्नी का नाम था रुखसाना। इसके पत्नी का नाम था क्या? रुखसाना। तो सिकंदर ने अपनी पत्नी से राजा पोरस को राखी बनवाया था। सिकंदर ने अपनी पत्नी से राजा पोरस को राखी बनवाया था, और इसके बहादुरी को, राजा पोरस के बहादुरी को देखते हुए, सिकंदर ने राजा पोरस के बहादुरी को देखते हुए इसके राज को वापस लौटा दिया था। फिर जीता था, जीतने के बाद इसके राज को वापस लौटा दिया था सिकंदर ने इसके बहादुरी को देखते, क्योंकि राजा पोरस बहुत एक बहादुर लीडर था, और लेकिन इसके पास सैनिक बहुत ज्यादा था। ये विश्व विजेता सिकंदर कहलाता था। जो विश्व विजेता जो होगा तो उसके पास सैनिक के तो अथाह होंगे, सैनिक की इसके पास कमी नहीं था। तो इसके पास सैनिक कमी नहीं था, जिस कारण से राजा पोरस हार गए थे। लेकिन इसके पास कम सैनिक और कम संसाधन होते हुए भी इसने सिकंदर के साथ मतलब पूर्ण विश्वास के साथ इसने लड़ाई लड़ा था, जिस कारण से सिकंदर ने इसके राज को फिर वापस कर दिया था। ये युद्ध कब हुआ था? 326। तो ये युद्ध आप ख्याल रखिएगा कि झेलम या हाइडेस्पेस का युद्ध कब हुआ था? 326 में। किसके बीच हुआ था? तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। एक ख्याल कर लीजिएगा। और इसके पत्नी का नाम था रुखसाना। रुखसाना से इसने राजा पोरस को राखी बनवा दिया था। इस सिकंदर का जन्म कब हुआ था? एक जन्म भी इसका ख्याल कर लीजिएगा। जन्म, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। लगभग इसी के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का भी जन्म हुआ था। लगभग इसी के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के भी जन्म हुआ था। अब आइए देखते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्किनी। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी, उसका प्राचीन नाम है। ठीक, इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेनाब नदी का उद्गम लाहौल स्पीति जिला से होता है। तो एक लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में है, और वहीं उसी स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है। लाहौल स्पीति जिला के पास में ही बारालाचला दर्रा है। कौन सा दर्रा? अच्छा, बारालाचा दर्रा है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल किस दर्रे के पास से होता है? तो बारालाचा दर्रे के पास से होता है। चेनाब नदी का उद्गम जहाँ से होता है वहाँ पर चंद्र प्लस भागा नदी, मतलब चंद्र नदी और भागा नदी के संगम से भी होता है। ये भी सवाल कभी कभी पूछता है कि किस नदियों के संगम से चेनाब नदी का उद्गम होता है? तो चंद्र और भागा नदी के संगम से इसका उद्गम होता है। ये 960 किलोमीटर लंबी है। बगलिहार बांध, जो बगलिहार बांध परियोजना है वो चेनाब नदी पर है। तो बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बनाया गया जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ये पाकिस्तान में बहती है। तो मतलब भारत के दो राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती हैं, और एक पाकिस्तान देश में हो जाके बहती है। ठीक, तो भारत के दो राज्य से और एक देश पाकिस्तान से बहती है। ठीक, चंद्रभागा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पाकिस्तान में सतलज नदी में मिलकर पंचनद बनाती हैं। ये जब पाकिस्तान में जाती हैं तो पाकिस्तान में सतलज नदी में मिलती है, और सतलज नदी में मिलकर पंचनद का नद बनाती हैं। पंचनद ये 5 नदियों का एक समूह है, जहाँ पर जाकर मिलती हैं उसे हम पंचनद कहते हैं। ठीक, एक मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। जब ये चेनाब नदी, मिथनकोट एक जगह स्थान का नाम है मिथनकोट। ये मिथनकोट कहाँ पड़ता है? तो मिथनकोट ये पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में पड़ता है। मिथनकोट जो है पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहीं पर जाकर सिंधु नदी में चेनाब नदी मिल जाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी
देखते हैं सिंधु नदी के सहायक नदी दाएं किनारे से, देखते हैं कि सिंधु नदी के जो सहायक नदी है वो दाएं किनारे से कौन कौन से नदी आके सिंधु नदी में सिंधु नदी नहीं, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के सहायक नदी देखते हैं उसके दाएं किनारे से। तो दाएं किनारे से चेनाब नदी के सहायक नदी कौन से हैं? तो मरुसूदर, कौन? मरुसूदर है। और उसके बाएं तरफ से कौन है? तो तवी है। उसके बाएं तरफ से कौन है? तवी है। इसी तवी नदी के किनारे पर जम्मू तवी शहर स्थित है। जम्मू शहर स्थित है। इसी तवी नदी के किनारे जम्मू शहर स्थित है। ठीक, देखते हैं कि चेनाब नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो अखनूर और रियासी, अखनूर और रियासी शहर ये जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर का ये शहर है। तो चेनाब नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है? तो अखनूर और रियासी शहर स्थित है, जो ये जम्मू कश्मीर का ही है। ठीक, अब देखते हैं रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो रोहतांग दर्रे, जो कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा है, उसी के पास से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। ठीक, रावी नदी पीर पंजाल प्लस धौलाधार पर्वतमाला के बीच से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तो पीर पंजाल धौलाधार पर्वतमाला के बीच से रावी नदी निकलती हैं। चंबा घाटी से होकर बहती है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंबा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में निकलती है। पीर पंजाल धौलाधार पर्वतमाला से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है। ठीक, इसे पंचनद के नदियों में सबसे छोटी नदी है। जो पंचनद में 5 नदियाँ होती हैं, उसमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो रावी नदी है। पाकिस्तान के झांगा जिले की सीमा पर चिनाब में मिल जाती हैं। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के झांगा जिले जो पंजाब वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में एक झांगा जिला है, उसी जिला की सीमा पर ये जाके चिनाब में मिल जाती हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में ये रावी नदी बहती हैं और एक पाकिस्तान में बहती है। तो भारत के 3 राज्यों से होकर रावी नदी बहती है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और एक पाकिस्तान से बहती हैं। आइए देखते हैं रावी नदी के सहायक नदी। रावी नदी में कौन कौन सी सहायक नदी है रावी नदी के? तो एक बालाजी है, देखो बालाजी, और एक चिरचिंडा नदी है। तो बालाजी और एक चिरचिंडा नदी है। किसकी सहायक नदी? तो रावी नदी के। तो बालाजी और चिरचिंडा नदी रावी नदी की सहायक नदी है और 720 किलोमीटर ये लंबी है। कितना? 720 किलोमीटर रावी नदी लंबी है। आइए अब देखते हैं तवी नदी को। इस तवी नदी का उद्गम कैलाश कुंड ग्लेशियर है, या कल्प्स कुंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सूर्यपुत्री कहा जाता है। तवी नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू शहर को 2 भागों में बांटती है। जो ये तवी नदी है, जम्मू शहर को 2 भागों में बांटती है। एक नए जम्मू शहर, एक पुरानी जम्मू शहर, ये 2 भागों में बांटती हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे प्रदूषित नदी है तवी नदी, जो है जम्मू कश्मीर के सबसे प्रदूषित नदी है और 141 किलोमीटर में ये बहती हैं। 141 किलोमीटर में बहती हैं। इस नदी के तट पे कौन कौन से शहर स्थित है? तो एक उधमपुर है, एक जम्मू है और दूसरा बनिहाल है। ये तवी नदी केवल जम्मू वाले क्षेत्र में बहती है। ये कश्मीर वाले क्षेत्र में नहीं बहती है, केवल जम्मू वाले क्षेत्र में बहती है। आइए देखते हैं किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी का उद्गम किशन सर झील है, सोनमर्ग में जो स्थित है। ठीक है, इस 245 किलोमीटर लंबा है। ये 245 किलोमीटर में बहती है और 50 किलोमीटर भारत में बहती है। जो किशनगंगा नदी है, ये टोटल इसकी लंबाई 245 है और 50 किलोमीटर केवल भारत में बहती है। ये झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी है और ये भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। भारत पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। जो ये पीओके वाला भाग है ना, उसी के सीमा पर स्थित है। ठीक, ये तुतैल और गुरेज घाटियाँ इसी के किनारे स्थित है। जो किशनगंगा नदी के किनारे तुतैल और गुरेज घाटियाँ जम्मू कश्मीर के स्थित है।
इसे नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। किशन गंगा नदी को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नीलम नदी के नाम से पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसे जाना जाता है। जब ये किशन गंगा नदी भारत से होकर पीओके में प्रवेश करती हैं तो पीओके वाले क्षेत्र में इसे नीलम नदी के नाम से भी जाना उस नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ये मुजफ्फराबाद के पास झेलम में मिल जाती है। ये किशन गंगा नदी है मुजफ्फराबाद के पास, जो पीओके में ये मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है, ठीक है। पीओके के ये राजधानी है और इसी में जाकर ये झेलम नदी में मिल जाती है किशन गंगा नदी। देखिए चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा एक रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जो अब ये चालू हो गया है। और ये रेलवे ब्रिज जो जम्मू कश्मीर को भारत के मुख्य क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो इससे बनने वाले जो कभी सवाल आ सकते हैं चिनाब ब्रिज से, तो इसको देख लेते हैं। ये चिनाब ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। जो चिनाब रेल ब्रिज है ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इसकी लंबाई 13-15 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है तो 13-15 मीटर है। इसका ऊंचाई है 359 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है 359 मीटर है। ये नदी के तल से इसका ऊंचाई 359 मीटर है, जमीनी तल से नहीं। ये मतलब पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, लेकिन नदी तो इससे थोड़ा तो गहरा होगा। तो नदी के तल से इसका ऊंचाई कितना है 359 मीटर है, नदी के तल से, ठीक है। तो नदी के तल से इसका ऊंचाई कितना है 359 मीटर है। ये जो दुनिया के सबसे ऊंचा टावर एफिल टावर है, जो पेरिस फ्रांस में स्थित है, तो उससे 35 मीटर इसका ऊंचाई ज़्यादा है। बकल और कौरी गांव के बीच स्थित है। जो ये चिनाब रेल ब्रिज है, ये बकल और कौरी गांव है, जम्मू कश्मीर का बकल और कौरी गांव के बीच स्थित है, ठीक है। और जो कि रियासी जिला में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के किस जिला में ये गांव पड़ता है तो रियासी जिला में पड़ता है, ठीक। 266 किलोमीटर प्रति घंटा हवा के गति का सामना कर सकता है। अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तूफान आता है, हवा बहता है, तो उस हवा का सामना ये चिनाब रेल ब्रिज कर सकता है, ठीक है। उससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। अगर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा बहता है तो कुछ उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता है, ठीक। 8 तीव्रता के भूकंप का ये झेल सकता है। 8 तीव्रता के भूकंप अगर आएगा तो जम्मू कश्मीर में तो ये चिनाब रेल ब्रिज को कुछ नहीं होगा, ठीक। ये 28,660 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। चिनाब रेल ब्रिज में कितने स्टील का उपयोग किया गया है तो 28,660 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। पुल का निर्माण किया गया कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना से जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे गलतियों को भी बताइए, मेरे कमियों को बताइए। अगर आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ गलती बोल रहे हैं या कुछ मैं गलती पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को लगता है ऐसा, या मुझे पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव है, चेंजिंग आप लोग को लगता है, तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।